Very good morning, my dear students. As you know, we were reading about the third chapter of your history textbook, Ruling the Countryside. Means भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर ग्रामीण परिक्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कैसे चला रही थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम दीवान आफ्टर 12 August 1765, and we also discuss about the such aspects of the term of diwan and the power of diwan. They tried to company become the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. So today we will discuss about revenue for the company. This is theme. We will discuss about revenue for the company. Our theme for today's class, कंपनी की आमदनी कैसे होती थी. मीन्स कंपनी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी कैसे होती थी. सो लेट अस स्टार्ट. द कंपनी हैड बिकम द दीवान. कंपनी दीवान तो बन गई थी, बट इट स्टिल वाज इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर. लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी और अंदर से वो एक व्यापारी ही थी. कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट was unwilling to set up any regular system of assessment and collection of the rent or revenue. The effort was to increase the revenue as much as it could and but find cotton and silk cloths as cheaply as possible. उसकी कोशिश यही रहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे. The East India Company efforts was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. So you can see here the main motto of the company, making a huge profit during this trade. He wants to making effort to increase the revenue, but he also wants to buy the cotton, silk and cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of good bought by the purchased good bought by the company in Bengal doubled. इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले भारत से सामान खरीदती थी. मीन्स गुड्स एक्सचेंज होता था, वस्तु विनिमय होता था. 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी मंगवाती थी. उन्हीं बहुमूल्य रत्नों के बदले में भारत से मसाले, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र खरीदती थी. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. लेकिन अब बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उन्हीं पैसों से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी. मीन्स अब ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात इन वस्तुओं को खरीदने के लिए नहीं किया जाता था. जो रेवेन्यू ये इंडिया से कलेक्ट करते थे, उसी रेवेन्यू से ये
इंडिया की वस्तुएं सस्ते से सस्ते दामों में खरीद कर उसका कपड़ा बनाकर अपनी कंपनियों में भारत को महंगे दामों पर बेचते थे। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Deep crisis means you can say here financial crisis. Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था वो अपने द्वारा बनाई गई चीजों को बहुत ही कम कीमत पर कंपनी को बेचें। कंपनी कारीगरों को मजबूर कर रही थी कम कीमतों पर सामान को बेचने के लिए। द आर्टिजन्स वर डिजर्टिंग villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. किसान जो थे वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। जो लगान उनसे वसूला जा रहा था वो अपना लगान चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि लगान की दरें बहुत ऊंची थी। हाई रेट ऑफ द रेंट। Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. Means कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती जो हो चौपट होने की दिशा में बढ़ रही। चौपट मीन्स collapse, destroy. Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 1 million people died in Bengal in 1770. A terrible famine. About the 1/3 of population was wiped out. इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई बंगाल की। यह बंगाल के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी। तो अब वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। मुर्शिदाबाद वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित है। उस समय बांग्लादेश भारत का पार्ट हुआ करता था। मुर्शिदाबाद में एक बाजार का दृश्य है ये। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly market. Weekly markets normally called haats to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during times of economic crisis. ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और अपने जरूरत के सामान को खरीदने के लिए साप्ताहिक बाजार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का ये पिक्चर है। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे व्हाट इज द परमानेंट सेटलमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया पीरियड। सो आवर नेक्स्ट थीम इज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। खेती में सुधार की जरूरत महसूस की जाने लगी बंगाल क्राइसिस के बाद। इफ द इकोनॉमी इज इन ruins, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? इफ द इकोनॉमी वाज इन ruins, could the company may be certain of its revenue income? जब अर्थव्यवस्था संकट में है, उत्पादन हो ही नहीं रहा है, किसान और कारीगर उत्पादन नहीं कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो जितना उत्पादन कर नहीं रहे उससे ज़्यादा उनसे लगान वसूला जा रहा है, तो क्या कंपनी अपने रेवेन्यू इनकम के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? एक बहुत बड़ा सवाल ईस्ट इंडिया कंपनी का समझ था।
sorry, most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत जरूरी है. Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? यह काम किस तरह किया जा सकता था? How was this to be done? Means how the investment is. How was this to be investment in land and how was this to be agriculture had to be improved. After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. लगभग 2 दशक के बहस के बाद, इस प्रश्न पर बहस के बाद, कंपनी अंततः एक अस्थाई बंदोबस्त का कानून लेकर आई. परमानेंट सेटलमेंट बिल जब आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकादार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया. इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई. द राजास मीन्स किंग्स एंड तालुकादार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. Means now the kings and talukadars were asked to collect rent from peasants and artisans and pay the revenue rent after collecting from peasants to the company. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. Means उन्हें कौन? किसान नहीं, राजा और तालुकादारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया. उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई. इट इज फिक्स्ड. इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था. दैट इट was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदाराज to invest in improving the land. Means अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा. द ब्रिटिशर्स थिंक्स दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू एंड द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे. यह अंग्रेजों की सोच थी. लेकिन समस्या कहां आई? द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी. चाहे जैसे कर दी, लेकिन समस्या पैदा कर दी. The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the जमींदाराज were in fact not investing in the improvement of land. कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं. असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी.
fact not investing the improvement of land, the revenue that had been fixed was so high. The revenue, you can see this line, the revenue that had been fixed was so high that the जमींदार found it difficult to pay. जमींदारों को इस उच्च लगान की दर को भुगतान करने में बहुत कठिनाई हो रही थी. Anyone who failed to pay the revenue lost his जमींदारी. जो इस लगान को या इस राजस्व को कंपनी को समय पर जमा करने में फेल हो जाता था तो उसकी जमींदारी चली जाती थी. न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. बहुत सारी जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज. 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे. द प्राइसेज इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड. बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the jamindaras, but no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी. कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू for all time, but अब वह राजस्व में वृद्धि कर नहीं सकती थी. That had been fixed permanently. Company since it could not increase the revenue demand. Even then the zamindars did not have an interest in the improving the land. लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे. Lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibilities of earning without the trouble and risk of investment. जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in the improving the land. जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी. The zamindars could give out the land to tenants and get rent. They were not interested in the improving the land. So activity for this week for all of you. Why do you think Colored Book is concerned with the condition of the underwrites in Bengal? Read the preceding page and suggest possible reasons. This activity is given from this page. So let us discuss about Colored Book on Bengal riots. बंगाल के रैयतों पर कोल ब्रुक का कथन. इन मेनी विलेज ऑफ द बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रयात डिड नॉट कल्टिवेट बट इंस्टीड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर्स द अंडर टेनेंट्स टॉकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट्स. इन 1806 टी कोल ब्रुक डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दीज अंडर टेनेंट्स इन बंगाल. बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे. वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे. 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की है. The under tenants depressed by an excessive rent in kind and by unserious returns for the cattle, seed and subsistence advanced to them can never extricate themselves from debt. Means बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते. इन सो ऑब्जेक्ट स्टेट दे कैन नॉट लेबर इन स्पिरिट while
दे अर्न ए स्कैंटी सब्सिस्टेंस विदाउट होप ऑफ बेटरिंग देयर सिचुएशन। जब उन्हें जीने का वही पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे। न ही उन्हें अपने हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। ये कार्ल ब्रुक का एक अनुभव है जो बंगाल में 1806 में उन्होंने अनुभव किया। इसी के ऊपर एक एक्टिविटी है। वाई डू यू थिंक कार्ल ब्रुक इज कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ अंडर रेस इन बंगाल? रीड द प्रोसीडिंग पेज एंड सजेस्ट पॉसिबल रीजन। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक यू कैन डू दिस एक्टिविटी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कार्ल ब्रुक बंगाल के पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्ने को पढ़कर संभावित कारण बताइए। On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। The rent the peasants paid to the जमींदार was high and his rights on the land was insecure. To pay the rent he had to often take a loan from the money lender. लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से उसे कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फ्रॉम जनरेशंस। जब वह महाजन का लगान नहीं चुका पाता था तो उसे अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महाल क्या होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होता था। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज ए रेवेन्यू स्टेट विच में बी ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। सो आज हम लोगों ने पढ़ा कि रेवेन्यू ऑफ कंपनी, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन लैंड एंड प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। और हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। एक नई व्यवस्था के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़िए। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।